नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एक बार पुनः आपकी कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के पाठ 15 के अंतर्गत आपको आसपास की सफाई के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे और आप अपने माता पिता, भाई बहन, समाज के लोग, विद्यालय में ज़रूर कहीं न कहीं से साफ सफाई के महत्व के बारे में अवश्य सुने होंगे। क्यों? आपने सुना भी है किसी के मुंह से कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अपने परिवार, अपने आसपास, पड़ोस की सफाई सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए ये इन अच्छी आदतों की शुरुआत हम बचपन से ही करते हैं, अपने घर से ही शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके पास ये जानकारी होगी पहले से कि आप भी अपने घर पर अपने माता पिता, बड़े भाई बहन का सहयोग साफ सफाई में ज़रूर करते होंगे किसी न किसी रूप में। जैसे अगर हम साफ सफाई की बात करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता और सामूहिक स्वच्छता। तो व्यक्तिगत में क्या होगा बच्चों कि हम अपने शरीर की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम प्रतिदिन समय से उठ करके दांत साफ नहीं करें तो क्या होगा, दांत में कीड़े लग जाएंगे और दांत टूटना शुरू हो जाएगा और एक समय आएगा कि हम बचपन में ही बूढ़े लोगों की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि दांत में कीड़े लग जाएं और दांत टूट जाए और हम सुंदर नहीं दिखे? नहीं ना बच्चों। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से कीजिए। उसके बाद आप स्नान जरूर कीजिए प्रतिदिन, क्योंकि स्नान करने से क्या होगा कि हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, रोएं जो शरीर में आपको बाल की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे बाल हाथ में, पैर में। तो जो बाल आपको दिखता है, हमारे शरीर से कुछ ऐसे गंदे पानी जो हम पेशाब के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे पानी होते हैं जो पसीने के रूप में भी बाहर आ जाते हैं। बच्चों, आपने कभी खेलने के क्रम में अनुभव किया है कि खेलते खेलते आपके सिर से पसीना टपक करके कहाँ जाता है? मुंह में, और आपको उसका स्वाद भी कभी कभी लगा होगा। वो कैसा दिखता है? वह नमकीन दिखता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया के क्रम में, पचने के क्रम में जो लवण युक्त अर्थात वह पानी जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, वह क्या होता है? बाहर निकलता है। वह पसीना के माध्यम से भी बाहर आता है। तो वह बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर हम नियमित रूप से अपने शरीर की सफाई नहीं करें तो उन रोम छिद्रों से जिससे पसीना निकलता है, वह निकलना क्या होगा बच्चों? बंद हो जाएगा। और खेलने के क्रम में उन रोम छिद्रों पर धूल कण, मिट्टी के कण जम जाएंगे। अगर जम जाएंगे तो पसीना निकलना बंद हो जाएगा। अगर बंद होगा तो वैसे गंदे पानी जो हमारे शरीर में है, जो पेशाब के साथ साथ पसीना के माध्यम से भी बाहर निकलते हैं, वह निकलना बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं बच्चों, आपने अपने परिवार के बड़े सदस्यों या फिर आप अपना खुद जब आप खेल के आते हैं तो कभी आपने महसूस किया है कि आपका पसीना जो निकलता है उसमें एक प्रकार की गंध होती है जो सुगंधित नहीं होती है, वह बदबू युक्त होती है। तो क्या आपको वो अच्छा लगता है? नहीं ना। तो अगर हम दिन भर खेले, काम करें और पसीना निकले तो शरीर भी हमारा शरीर से बदबू निकलने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि हम व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत अपने शरीर की सफाई जरूर करें, समय से स्नान जरूर करें, दांतों की सफाई, शरीर की सफाई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या करना हो सफाई में? हमें हाथ को धोना चाहिए। कब कब? जब भी हम खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है बच्चों, तो खाने से पहले हाथ की सफाई जरूरी है। और हाथों को विभिन्न चरणों में विभिन्न तरीके से रगड़ रगड़ के, जैसे अगर हम हाथ धोना हो तो केवल हम ऐसे हाथ नहीं धोते हैं। कुछ बच्चे जिनकी आदत होती है केवल आप साबुन लेते हैं, लगाते हैं और हाथ ऐसे धो लेते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। विद्यालय में बहुत से तरीके हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर टीचर के द्वारा बताए गए होंगे। हमारे हाथ में जितने भी दिख रहे हैं इन सबों बाकी इन सब में
कीटाणु मौजूद हो सकते हैं। तो हमें रगड़ने के क्रम में ऐसे भी रगड़ना है, ऐसे भी रगड़ना है, ऐसे भी रगड़ना है, ऐसे भी रगड़ना है, ऐसे भी रगड़ना है। ऐसे क्यों? ये नाखून के अंदर भी कीटाणु होते हैं, गंदगी होते हैं। तो खाने के क्रम में ये नाखून के कीटाणु भी भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो धोने के क्रम में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें अच्छी तरह से साबुन से धोना है और हाथ को रगड़ करके सभी तरीके का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तब जा कर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद हमारे बाल बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। ये हुआ हमारा व्यक्तिगत सफाई। अब चलते हैं बच्चों कहाँ पे? आसपास की सफाई। हम आज इस पाठ में जानेंगे आसपास की सफाई के बारे में, वह कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं आगे। बच्चों, आपके सामने आसपास की सफाई से संबंधित कुछ कविता की पंक्तियाँ टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। आप देख पा रहे हैं कुछ पंक्तियाँ हैं, कविता की पंक्ति, और दाहिने तरफ आप देख पा रहे हैं कि एक घर है, उसके बगल में पानी का स्रोत है, जिसे हम नाला कह सकते हैं, नहर कह सकते हैं, और पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं। ठीक है बच्चों, और एक व्यक्ति जो कचरे को नदी के किनारे या नदी में ही प्रवाहित कर रहा है, उसमें डाल रहा है। ठीक है बच्चों, उसको देखिए। और एक व्यक्ति को देखिए जो अपने घर की खिड़की से ही कचरे को पानी में फेंक रहा है, जो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं इस दृश्य में। बच्चों, ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आसपास को दूषित कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो हमें इन सब का ख्याल रखना होगा। तो बच्चों, कविता की पंक्तियाँ क्या है, आइए गुनगुनाते हैं साथ में। मीना के घर के आगे बहता था एक नाला, मीना के घर के आगे बहता था एक नाला, कूड़ा कचरा फेंक जिसे लोगों ने भर डाला। पॉलीथीन रद्दी कपड़े, पॉलीथीन रद्दी कपड़े और बासी खाना, क्या जरूरी था उसे नाले में भरते जाना। रहता हरदम कचरों से नाला इतना जाम, नाली उफनी पानी फैला, गंदगी फैली तमाम। समझो भाई बात है इतनी, कचरा मत फैलाओ, जिसमें इनको डाल सको गड्ढा एक बनाओ। आसपास की साफ सफाई है सबकी जिम्मेदारी, कूड़ेदान के उपयोग में ही है अपनी समझदारी। बच्चों, आपने कविता की इन पंक्तियों को सुना और आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप घर पर इन कविता की पंक्तियों को सस्वर गाने का प्रयास कीजिएगा और जो भी बातें इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से बताई गई है उसे आप अपने जीवन में अनुकरण जरूर करेंगे, आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, इसमें आपने क्या देखा कि अभी हमने बताया था कि व्यक्तिगत सफाई जिसकी जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन हम अपने आसपास की सफाई अगर नहीं करें तो यह किसकी जिम्मेवारी है? जी हाँ बच्चों, हम सबों की जिम्मेवारी है। जिस तरह से अपने शरीर की सफाई रखने से मेरा शरीर स्वस्थ था, अगर हम स्वस्थ हो, अगर हमारे चारों तरफ आसपास के परिवेश गंदगी युक्त हो, तो क्या बच्चों हम स्वस्थ रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर स्वस्थ हो, साथ साथ हमारे आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण दूषित होगा तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। इसी के लिए ये कविता की पंक्ति आपको बताई गई है और ये दृश्य आपको दिखाया गया है। बच्चों, अब आपको कुछ प्रश्न है जिसके हल करने हैं, आपको विचार करना है, अनुमान लगाना है। पहला प्रश्न है, हम सबको अपने आसपास की सफाई क्यों करनी चाहिए? बच्चों, आपने जाना कि हमें अपने आसपास की सफाई इसलिए करनी चाहिए कि हम हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव, कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं पड़े जिससे कि हम बीमार हो जाए और हम अपने दिनचर्या में, अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों में अच्छे ढंग से सहभागिता नहीं कर पाए। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास का माहौल अगर स्वच्छ होगा, परिवेश अगर बेहतर होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमें खुले जगहों पर ना ही मल त्याग करना चाहिए, ना ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए,
ना ही नाले में घर के कूड़े कचरों को डालना चाहिए। आपने क्या देखा कि मीना के घर के आगे बहता था एक नाला। ठीक है बच्चों, वो मीना का घर है जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, और उसके घर के आगे जो दिख रहा है वो क्या है, एक नाला है। और उस नाला में क्या हुआ, कूड़ा कचरा फेंक जिसे लोगों ने भर डाला, अर्थात उस नाले को लोगों ने कूड़े कचरे को फेंक करके भर डाला। जानते हैं बच्चों, घर के आसपास नाला क्यों होता है? नाला इसलिए होता है कि हमारे घर में जिस पानी का हम उपयोग करते हैं, स्नान करने में, बर्तन धोने में, मवेशियों को धोने में, वह पानी जो आवश्यकता से अधिक है, जो कहीं पे उपयोग नहीं हो सकता है, अर्थात अगर छोटा सा गड्ढा है तो गड्ढा भी भर जाता है, तो वह जो अतिरिक्त पानी है वह नाले के माध्यम से क्या होता है, छोटे से तालाब में या नदी में जाकर के मिल जाता है। तो यदि हम नाले में कूड़े कचरे को अगर डाल देंगे तो क्या होगा बच्चों, नाला जाम हो जाएगा। और इससे नुकसान क्या होगा, जब बरसात के मौसम में अत्यधिक बारिश होगी तो हमारे गांव के आसपास, घर के आसपास जो पानी बारिश के रूप में आएंगे, गिरेंगे जल की बूंदों के रूप में, वह इकट्ठा होकर के नाले की तरफ जाएंगे और नाला होगा जाम। तो क्या होगा, हमारे घर के चारों तरफ गंदगियों का अंबार होगा, चारों तरफ गंदे पानी होंगे और उस गंदे पानी में छोटे छोटे कीड़े पनपेंगे और उससे हमें तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। गंदे पानी में आपको पता है बच्चों, मलेरिया के भी मच्छर होते हैं, डेंगू के मच्छर होते हैं, तो ऐसे मच्छरों से भी हमें बचना है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर के आसपास गंदे पानी इकट्ठा ना हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि घर से जो नदी तालाब तक जो नाले बनाए गए हैं, उस नाले में हम कूड़े कचरे का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो नाले अगर जाम हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, पानी एक ही जगह इकट्ठा रह जाएगी और वह नदी तालाब तक नहीं जा पाएगी, जिससे कि हमें गंदगी युक्त वातावरण में जीवन यापन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव, हम क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। इसलिए घर के आसपास न मलमूत्र का विसर्जन करना है, और जो कूड़े कचरे होंगे उसे हमें सही स्थान पर उसका निस्तारण करना होगा, सही जगह पे उसे रखना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने से क्या क्या नुकसान होता है। अब जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए आपने कोई बिस्किट खाया या कोई नमकीन, अगर उसके पन्नी को अगर आप खेत में गए पिताजी के साथ फेंक दिए, तो जो बीज आपके पिताजी ने मिट्टी के अंदर डाले थे वह बीज अंकुरित होकर के बड़ा होगा। तो बड़ा होने के क्रम में अगर मिट्टी के ऊपर वह पॉलीथीन का टुकड़ा अगर पड़ जाए तो क्या पॉलीथीन से ऊपर वह बीज अंकुरित होकर के निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें पहला नुकसान क्या दिखा, वैसे कूड़े कचरे जो आसानी से नष्ट नहीं हो सकते हैं, उन कचरों को एक जगह पे इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पहला नुकसान हुआ, फसल की बर्बादी होगी, उससे बीज नहीं उग पाएंगे। दूसरा कि अगर हम कुछ पन्नी ऐसे जो प्लास्टिक के होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, जो उपयोग कर लेते हैं, उसमें बरसात के मौसम में पानी जम जाते हैं उसमें, तो क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, मच्छर उगने लगते हैं, जिससे हम जान नहीं पाते हैं और वह मच्छर के काटने से हम बीमार हो जाते हैं। तो वैसे कचरे, कूड़े कचरे जो आसानी से नष्ट नहीं होता है उसे हम अलग कर लेंगे, और दूसरा जो आसानी से नष्ट हो सकता है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि हम क्या करते हैं, कूड़े कचरे को अलग अलग तरह से विभाजित करते हैं, अर्थात बांट देते हैं। कैसे? एक कूड़ा कचरा जो नष्ट होने वाला है, जिसे हम आसानी से जला सकते हैं, जैसे कागज़ के टुकड़े, ठीक है, जिसे हम जला सकते हैं। जलाने क्रम में क्या होगा कि हम घर में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। या फिर जंगल, या फिर कुछ ऐसे कचरे जो खेत से प्राप्त होते हैं, जो फसल का अवशेष होता है, ठीक है बच्चों, तो वैसे को हम अलग इकट्ठा करते हैं। और जो प्लास्टिक का कचरा होता है, या फिर जो घर में शीशे अगर फूट जाएँ
प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, लोहा, टीना, ऐसे जो कचरे होते हैं जो ऐसे अनुपयोगी, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, वैसे कचरों को अलग डालते हैं और वैसे कचरों को अलग डालते हैं जिससे हम पुनः उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। बढ़ते हैं आगे। हम सब लोगों के घरों में बहुत प्रकार की बेकार सामग्री या चीज़ें होती हैं। इन बेकार की अनुपयोगी सामग्री की एक सूची बनाइए जिसे हम बाहर फेंकते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सूची इस सूची में शामिल होंगे वस्तु। सबसे पहला कि हम जो बिस्किट या फिर नमकीन का उपयोग करते हैं उसके जो पन्नी होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, वो हो गए। प्लास्टिक के बर्तन, ठीक है, जैसे हमारे घर में जो तेल आता है, ठीक है बच्चों, उसके भी प्लास्टिक के बोतल हो सकते हैं, या फिर हम पानी पीते हैं या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके भी प्लास्टिक के बोतल हो सकते हैं। तो वैसे बोतल को हम लोग अलग रखेंगे, ठीक है, और इस सूची में उसको शामिल करेंगे कि किस किस प्रकार के कचरे होते हैं। कुछ कचरे ऐसे होते हैं जैसे कि घर में अगर सब्जी बना तो सब्जी बनने के बाद क्या होता है, अगर आलू का उपयोग किए तो आलू का छिलका होता है, आलू के छिलके को हम लोग क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। या फिर बैगन, करेला, भिंडी, परवल, जो भी सब्जी है तो उसके वैसे भाग जो अनुपयोगी हैं उसे भी हम लोग फेंकते हैं, तो वह भी एक प्रकार के कचरे की श्रेणी में जाता है। तो प्लास्टिक हो गए, सब्जी से निकलने वाले कचरे हो गए, या फिर घर की अगर सफाई करते हैं तो धूलकण हो गए, या फिर जो हवा के साथ आंधी तूफान के कारण या फिर हवा के कारण घर में प्रवेश कर गए तो जंगल हो सकते हैं, घास फूस के तिनके हो सकते हैं, उसे भी हम लोग घर में से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे चीज़ों की हम क्या करेंगे बच्चों, एक सूची बनाएंगे और आप इस आधार पर अब सूची को अच्छे से बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले स्लाइड में। बच्चों, आप देखते होंगे कि कुछ कचरा आसानी से सड़ गल जाता है और कुछ कचरा बहुत दिनों तक नहीं सड़ता है। इसकी भी एक सूची बनाइए, ठीक है बच्चों। पहला सूची जो सड़ने वाला कचरा हो। सड़ने वाला कचरा जैसे मान लेते हैं घर में वैसी सामग्री जिसका आप जैसे फल हो गए, सब्जी हो गए, ठीक है बच्चों, तो ये ऐसी सामग्री है जो अत्यधिक दिन तक रखने पर इसमें गंध आने लगते हैं और यह सड़ जाते हैं। तो ऐसे सड़ने वाले कचरे को हम लोग अलग रखेंगे, और जो नहीं सड़ता है जैसे प्लास्टिक, शीशी, बोतल, लोहे के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, ऐसे जो नहीं सड़ने वाले हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग अलग रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे का निपटारा कहाँ करते हैं? बिल्कुल, हम जो घर से कचरा निकलता है, पहला जो सड़ने वाला कचरा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों के लिए, फसल के लिए उसे जो है ना अवशेष के रूप में रख लेते हैं। जिससे हम लोग एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें जैविक कचरा यानी जैविक खाद के रूप में उसको हम लोग उपयोग करते हैं। और दूसरा होता है वैसे कचरा जो हम लोग खेती में उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे कचरों को क्या करते हैं, हम लोग पुनः उपयोग होने के लिए किसी कबाड़ी वाले को बुलाते हैं और उसके हाथों उसे बेच देते हैं। जानते हैं बच्चों ये क्यों होता है? ये कबाड़ी वाले उस कचरे को लेकर के उसका पुनः उपयोग करने के लायक उसे ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर उसकी पुनः प्राप्ति हो सकती है। जैसे प्लास्टिक का बोतल अगर है तो उस कचरे को अगर ऐसे कबाड़ी वाले आएँ जो प्लास्टिक का कचरा लेते हों तो उसे क्या करेंगे, ऐसे जगह ले जाएंगे जहाँ पर उसे गला करके हम पुनः प्लास्टिक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि शीशा का टुकड़ा हो तो उसे गला करके पुनः हम शीशा प्राप्त कर सकते हैं। कूड़े कचरे के निपटारे का सही तरीका क्या है? बच्चों आप जानते हैं कूड़े कचरे के निपटारे के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे कचरे जो सड़ने गलने वाले हैं उसे गड्ढा खोद के ढक देना चाहिए और कुछ समय के बाद उसे फसल के उपयोग हेतु खेतों में मिला देना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो जीवों का अवशेष है जैसे मलमूत्र, जैसे अगर मवेशी अगर मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं, फसल के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे कूड़े कचरे को, ऐसे गंदगी को एक ढेर पे रखते हैं जो आसानी से सड़ गल जाए। जैसे कागज, पेड़ से गिरने वाले पत्ते या फिर भोजन के अवशेष
या फिर सब्जियों के अवशेष, उन सभी को हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं जो आसानी से सड़गल जाते हैं और उनको गड्ढे खोद के डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी भी हम लोग को कूड़े कचरे का निपटारा करना हो तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे है बच्चों, क्या आपने कूड़े कचरे के ढेर से कुछ लोगों को विभिन्न चीज़ों को इकट्ठा करते देखा है? उन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि वे क्या क्या इकट्ठा करते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने अपने घर के आसपास देखा होगा कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर तेल का बोतल, ऐसे बोतल को क्या होता है, जो कबाड़ी वाले होते हैं उन्हें हम लोग बेचते हैं। अगर हम चुन के रखते हैं तो बेचते हैं तो उसके बदले कुछ मूल्य हमको मिल जाते हैं, कुछ राशि मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसे सीधे खुले में अगर फेंक देते हैं तो कुछ लोग उसे आकर के चुन लेते हैं और उसे कबाड़ी वाले के यहाँ तो बेच देते हैं। अगर हम देंगे कबाड़ी वाले को चुन करके तो क्या होगा, उसके बदले में राशि हमें मिलती है। अगर वह व्यक्ति जो चुना तो क्या करेगा, उसको कबाड़ी वाले को देगा, तो कबाड़ी वाले जो राशि देंगे उसके बदले में उससे फ़ायदा उनको होगा। तो वह अपने आर्थिक लाभ के लिए आपके घर के आसपास घूमते हैं और आपके घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग छांटते हैं। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का बोरी अलग है, उसमें प्लास्टिक डालेंगे। शीशा को शीशा के बोरी में डालेंगे। लोहा, टीना, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, अगर इस तरह के धातु के कुछ ऐसे सामग्री हैं जो आपने भूलवश गलती से कहीं फेंक दिया है तो वह कचरे के ढेर से वह भी उठा के अलग कर देते हैं। आपको पता है बच्चों, इन कचरों का पुनः, जिसको हम बोलते हैं रिसाइकिल, यानी पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, पुनः चक्रण के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इन कचरों को हम जब भी फेंकें तो इनके महत्व को समझते हुए इन्हें एक जगह पर इकट्ठा करें और इन्हें उचित स्थान पर रखें। देखते हैं बच्चों आगे, क्या इन कचरों को पुनः उपयोग के लायक बनाया जा सकता है? बिल्कुल, कुछ ऐसे कचरे हैं जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कचरों को उपयोग के लायक दोबारा बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जिससे आप पुनः चीज़ें बना सकते हैं? ये आपका अगला प्रश्न है। बच्चों, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे पुनः अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है? जिसमें पहला होगा बच्चों प्लास्टिक के सामान। जो भी प्लास्टिक के सामान हम अपने घरेलू उपयोग में करते हैं, दैनिक जीवन में, अपने दैनिक क्रियाकलाप में, उन प्लास्टिक के ऐसे अनुपयोगी सामान का हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, या तो साफ़ करके, साफ़ सुथरा रख करके, ठीक है, या फिर उन्हें कहीं ऐसे जगह भेजेंगे जहाँ पे उसे गलाया जाएगा। गला करके हम प्लास्टिक के रूप में पुनः प्राप्त करेंगे और उससे नई आकृति दी जा सकती है और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, आप अपने आसपास एवं विद्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में क्या होता है कि हम अपने घर से कुछ बिस्किट, नमकीन के पैकेट ले जाते हैं और खाते हैं, और खाने के बाद क्या करते हैं, उसे अपने वर्ग कक्ष में ही फेंक देते हैं। अच्छी बात है बच्चों? नहीं ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप वैसे कचरे जो आप खुद अपने उपयोग के बाद उसे आसपास में फैलाते हैं, अगर उसे सही स्थान पे रखेंगे, अगर कूड़ेदान में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसे सही स्थान पे रखा जा सकता है। लेकिन अगर विद्यालय में आप ही की तरह बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपने वर्ग में, वर्ग संचालन के क्रम में, अर्थात जब आपके वर्ग में वर्ग शिक्षक होते हैं, पढ़ाई चल रही होती है, उस टाइम भी आप क्या करते हैं, टॉफ़ी निकाल के खा लेते हैं और उसके जो अवशेष, जो उसका अनुपयोगी भाग है, जो प्लास्टिक का पन्नी है, पॉलीथीन है, उसे आप अपने अगल बगल में फेंक देते हैं। तो क्या बच्चों, इस तरह से भी वर्ग कक्ष को हम लोग गंदा कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने जीवन में अच्छी आदतों का शुमार करना होगा। उन अच्छी आदतों में क्या है, हम अगर खुद गंदगी लगाते हैं तो उसकी सफाई भी करें। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, हम गंदगी लगाएंगे ही नहीं कि उसके लिए हमें उसे पुनः मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात उसका निपटारा सही स्थान पे करेंगे। जैसे अगर आप केला खा लेते हैं, क्या करते हैं, केले का छिलका इधर उधर फेंक देते हैं, रास्ते पर फेंक देते हैं। क्या आपको पता है, केले
पर अगर आपका पैर पड़ जाए तो फिसल करके आप गिर जाइएगा और क्या होगा बच्चों, आप गिरने के बाद अस्वस्थ हो जाइएगा, बीमार हो जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आप विद्यालय में अगर साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतों में सुधार लाना होगा और अपने सहपाठियों, सहयोगियों, अन्य बच्चों को भी ये जानकारी देनी होगी कि बच्चों हम अपने आसपास के परिवेश को साफ रखेंगे। केवल हमारे स्वस्थ रहने से हमारा विद्यालय अच्छा नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके वर्ग के कोई अन्य बच्चे अगर बीमार है तो आप संक्रमित हो सकते हैं। उनके अंदर जो बीमारी है वह हवा के माध्यम से, आपके साथ रहने से, सांस लेने के माध्यम से वह आप में प्रवेश कर सकती है, तो आप बीमार हो जाइएगा। तो आपको क्या करना होगा, अपनी साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखना होगा। सही जानकारी दूसरे बच्चों को भी देना होगा। तो ना आप वर्ग में गंदगी फैलाइए, ना आप परिसर में। अब अंतिम प्रश्न बच्चों आपके लिए, कुछ खास पर्व त्योहार के अवसर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उस समय कूड़ा कचरा कम दिखाई देता है, उसके नाम लिखिए। बच्चों आप जानते हैं कुछ ऐसे खास पर्व त्योहार, ऐसे तो हर पर्व त्योहार में हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार दीपावली का त्यौहार मनता है, जिसमें आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि आपकी माँ, आपके परिवार के बड़े सदस्य उस कचरे की सफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस कचरे में क्या क्या होता है आपने ध्यान दिया होगा। घर में उपयोग होने वाले तेल के बोतल, उसके बाद अगर बीमार पड़ गए कोई सदस्य तो दवा, जिसमें हम दवा का उपयोग करते हैं, उस दवा का बोतल हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर कपड़ा खरीद के लाते हैं तो कपड़ा के लिए जो पॉलीथीन का उपयोग होता है वह हो गया, या फिर बड़े बड़े प्लास्टिक के वैसे बर्तन जो किसी कारण से फूट गए, या फिर शीशा जो टूट गया, वह आपका वर्ष में एक बार हम लोग निकालते हैं। तो ये सब उन सामग्रियों की सूची है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वर्ष में एक बार कम मात्रा में निकलते हैं, इसका निपटारा करना आसान होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने जाना आसपास की सफाई के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप आज के बाद अगर अपनी आदतों में इस आधार पर सुधार लाते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास का परिवेश भी स्वस्थ और खुशहाल होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। तो पहले हम अपनी आदतों में सुधार लाएं, तब दूसरों को ही बताएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपकी कक्षा में अगले सत्र में, अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।